हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 18 अक्टूबर और स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए जल्दी जल्दी हम देखते हैं आज के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन सा है। तो पहला आर्टिकल हमारा यूएवीज से रिलेटेड है। यूएवीज बूस्ट आर्मी वॉच इन ईस्टर्न सेक्टर। तो यूएवीज क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। यूएवी जो होता है ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, इसको कॉमनली हम ड्रोन भी कहते हैं। इज़ एन एयरक्राफ्ट विदाउट एनी ह्यूमन पायलट, क्रू और पैसेंजर ऑन बोर्ड। यूएवी जो होता है ये कंपोनेंट होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का, जिस विच इंक्लूड एडिशनली अ ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर। इसको ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर इसमें होता है, हम इसको ग्राउंड से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूएवी, जो कि हमारा आपका यूएवी से कम्युनिकेट करता है। अब हम देखेंगे कौन कौन सा ऐसा डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो इंडिया हमारा इंपोर्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सर्चर। सर्चर जो ये हमारा एक मल्टी मिशन टैक्टिकल यूएवी है, ये सर्विलियंस के लिए मेनली यूज़ होता है। आर्टिलरी एडजस्टमेंट इसका फीचर है, डैमेज असेसमेंट कर सकता है, तो ये हमारा सर्चर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हर्मीस 900। हर्मीस 900 ये भी हमारा जो एक यूएवी है, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसराइल से, तो आपको याद रखना है इसराइल। हीरोन जो हमारा एक मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, और ये भी हम कहाँ से लेते हैं, ये भी हम लेते हैं इसराइल से। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि हर्मीस हीरोन कहाँ का है, आपका इसराइल का है। नेक्स्ट मिसाइल है स्पाइक। स्पाइक जो है ये 4th जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। इसका रेंज 4 किलोमीटर होता है और इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं फायर एंड फॉरगेट मोड में। तो ये स्पाइक मिसाइल भी हम कहाँ से लेते हैं, इसराइल से। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल मेज। क्रिस्टल मेज जो है ये इंडियन वेरिएंट है, एयर टू एयर सरफेस मिसाइल AGM 142 ए पोपाई। ये जॉइंटली डेवलप किया गया है इसराइली बेस्ड रफाइल एंड यूएस बेस्ड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। ओके, तो ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ सेंसर्स के बारे में जानते हैं। दो सेंसर्स है, इसमें से आपने फैल्कम का नाम सुना होगा। फैल्कम को हम, इसका एब्रिविएशन होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ओके, ये एक मोबाइल लॉन्ग रेंज रडार सर्वेलेंस एंड कंट्रोल सिस्टम होता है डिफेंस का। इसको हम आइज इन द स्काई भी बोलते हैं। ओके, इसको हम इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं और ये भी हम लेते हैं इसराइल से। नेक्स्ट है सर्च ट्रैक एंड गाइडेड रडार STGR। इंडिया इंपोर्ट किया है STGR रडार टू मेक INS कोलकाता, INS शिवालिक एंड कमोरता क्लास फ्रिगेट्स। ये हम, आपको पता होगा कॉर्वेट्स होता है एंड फ्रिगेट्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शिप। इसको कॉर्वेट्स एंड फ्रिगेट्स हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऐसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो STGR टेक्नोलॉजी है, ये हम INS कोलकाता, शिवालिक एंड कमोरता क्लास फ्रिगेट्स में लगाने वाले हैं, ताकि इट वुड बी कंपैटिबल फॉर डिप्लॉइंग बराक 8 मिसाइल्स। ओके, तो ये इतना इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हर्मीज हीरोन कहाँ का है, स्पाइक क्या है, वो एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट मोड में ऑपरेट करता है, और इसको हम कहाँ से इंडक्ट किए हैं, इसको हम इसराइल से। एंड अवॉक्स को हम आइज इन द स्काई बोलते हैं। इट्स एन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एक लॉन्ग रेंज रडार सर्वेलेंस है एंड इट कंट्रोल्स द एयर डिफेंस। ओके, तो इतना हो गया आपको। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये हेडिंग था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.35% फॉल कर गया है। ओके, ये क्यों फॉल किया है, बिकॉज ऑफ डिप इन द फूड प्राइस। ओके, वाइल इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ एक्सेलरेटेड टू 11.9%। अब जब हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो इन्फ्लेशन में दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये दो चीज़ों का नाम आपने हमेशा सुना होगा। एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन और एक आपका होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो दोनों में डिफरेंस हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट यूपीएससी एक साल ये क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन मतलब इन द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट में चेंजेस, बट नॉट इंक्लूड दोज फ्रॉम फूड एंड एनर्जी। फूड एंड एनर्जी को ये इंक्लूड नहीं करता है कोर इन्फ्लेशन। क्यों इंक्लूड नहीं करता है ये फूड एंड एनर्जी को? बिकॉज फूड एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इनके प्राइसेस डेली चेंज होते हैं। तो हम जो फूड एंड एनर्जी है अलॉन्ग विद अदर आइटम को हेडलाइन इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में हम क्या काउंट करते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, माइनस कर देते हैं हम फूड एंड एनर्जी को। ओके, तो कोर इन्फ्लेशन में हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, उसमें फूड एंड एनर्जी को हम माइनस कर देते हैं, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम फूड एंड एनर्जी को भी काउंट करते हैं। तो इन दोनों में ब्रॉडर कौन है और नैरोअर कौन है? अगर ब्रॉडर और नैरोअर आप देखोगे तो जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें फूड एंड फ्यूल के साथ साथ अदर आइटम्स भी काउंट होते हैं, लेकिन कोर इन्फॉर्मेशन में आपका फूड एंड फ्यूल माइनस हो जाता है। तो ज़्यादा ब्रॉडर आपका होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, अब इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो आपको दो और चीज़ों के बारे में मालूमात होना चाहिए। एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये किसी भी चीज़ का एवरेज दिखाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिकेट करता है एवरेज चेंज। ओके, नेक्स्ट है जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये फोकस करता है ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस हाउसेस। बिजनेस हाउसेस के बीच में जो आपका गुड्स ट्रेड हुआ है वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। लेकिन आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इट फोकसेस ऑन प्राइसेस ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स, परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट आपका एक डिफरेंस होता है कि कौन पब्लिश करता है इसको। आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो पब्लिश होता है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, उनके ऑफिस से आपका पब्लिश होता है। लेकिन आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, यहाँ से आपका CSO से ये आपका पब्लिश होता है। इनको मेजर कहाँ, इन्फ्लेशन मेजर कहाँ करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपका ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, फर्स्ट स्टेज में मेजर करते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फाइनल स्टेज, कंजम्पशन के स्टेज में, इसको फाइनल स्टेज में हम मेजर करते हैं। हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये बस गुड्स को कवर करता है, ओनली गुड्स, लेकिन आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज वेल एज कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक का भी पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल था वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में है। ये आर्टिकल इसलिए आया था क्योंकि अभी विंटर्स आने वाली है एंड जो दिल्ली है उसका एयर क्वालिटी डिटोरिएट होना स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी डिटोरिएटेड होना स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन पहले वाले आर्टिकल में मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लेते हैं उस चीज़ के बारे में बताया था। तो आप रोज़ न्यूज़पेपर को फॉलो करिए ताकि आपका धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर आपको ये देखना है तो मैं लिंक डाल दूँगी आपका, लास्ट 2-3 डेज़ पहले आई थिंक वो मैंने डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस चीज़ को देख लेना। ओके, तो ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसके बारे में हमारा न्यूज़ है। तो पहले क्या होता था कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन EPCA यूज़ करते थे और ये बस NCR रीजन के लिए था। अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक कमीशन बनाने वाली है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो NCR और एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए रहेगा, क्योंकि पहले वाला जो हमारा था अथॉरिटी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ये बस NCR रीजन के लिए था। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन नया बनाने वाली है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए वो NCR प्लस एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट इन दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या है? जो आपका EPCA है वो 1998 में बनाया गया था NCR को देखने के लिए, लेकिन
जो कि मैंने बताया कमीशन एडजॉइनिंग एरियाज़ को भी देखेगा। ईपीसीए का कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है क्योंकि इसने अपना पावर डिराइव किया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला था तब हमारा ईपीसीए बना था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इट डिड हैव द अथॉरिटी टू इशू फाइन्स और डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट इन अदर स्टेट्स। ओके, तो आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस ईपीसीए को नहीं मिला था क्योंकि वो लेजिटिमेसी ड्रॉ करता था सुप्रीम कोर्ट से, इसमें कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था। लेकिन अभी जो हमारा नया कमीशन बनने वाला है, ऑन द अदर हैंड विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट, और ये एक परमानेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडी होगा दोस्तों। ओके, इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा जो कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के होंगे या फिर सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होंगे आपको, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओनली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड नॉट सिविल कोर्ट इज ऑथराइज टू हियर केसेस वेयर द कमीशन इज इन्वॉल्व। तो इनका केसेस कौन हियर करेगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और सिविल कोर्ट्स इनका केसेस हियर नहीं करेंगी। तो ये आपका ईपीसीए और न्यू कमीशन जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सेटअप होने वाला है, इन दोनों में ये चीज़ डिफरेंस है। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों? नो, ये बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूट से बनेगा और इनके जो चेयरपर्सन होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट के या फिर स्टेट के लेवल के होंगे। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में है। मद्रास, इलाहाबाद एंड गुवाहाटी, इट इज़ गुवाहाटी, ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो है वो आर्टिकल 217 के अंदर आता है। वो बोलता है कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो ही शुड बी अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट द गवर्नर। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में फंसा दिया जाता है, लोग फंस भी जाते हैं कि अगर हाई कोर्ट का जजेस है तो वो गवर्नर अपॉइंट करेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस स्टेट के गवर्नर से। ओके, और अगर आपको किसी जज को अपॉइंट करना है हाई कोर्ट में तो वहाँ पे ऑलरेडी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। तो जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस स्टेट के गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को आपको अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सिर्फ गवर्नर ऑफ द स्टेट को कंसल्ट करते हैं। इनका कंसल्टेशन प्रोसेस ये है। हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय अ कलेजियम। एक कलेजियम होता है जो हाई कोर्ट जजेस को रिकमेंड करता है। वो कलेजियम इज़ बिटवीन CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स। उसके बाद वो रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं। चीफ मिनिस्टर आपका गवर्नर को एडवाइस करते हैं टू सेंड द प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। उसके बाद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये एक पॉलिसी है कि जो जिस स्टेट का चीफ जस्टिस होगा वो दूसरे स्टेट का होगा। इट इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बना बनाया पॉलिसी है। उसके बाद कोलिजियम ही एलिवेशन, एलिवेशन मतलब वो रैंकिंग, इसके बाद कौन आएगा उस चीज़, अगर अभी अपॉइंट करना है तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस कौन सा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो इनको एलिवेट करना है, क्योंकि ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, ये सब सेम लेवल पे होते हैं, बट इनको एलिमिनेट करना है कि ये थोड़े एलिवेट करना है, नॉट एलिमिनेट, सॉरी रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड। तो ये कौन डिसाइड करता है? आपका कॉलेजियम डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, और अगर कोई जज अपॉइंट करना है हाई कोर्ट का तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है। ओके दोस्तों, आई होप सो इतना आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा वीर सावरकर से रिलेटेड है। हु वॉज वीर सावरकर? वीर सावरकर एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे और राइटर थे। उनको स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फ्रॉम 1937 टू 1943। ओके,
और इन्होंने ही फाउंडेड अ सीक्रेट सोसाइटी, उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है अभिनव भारत सोसाइटी। ओके, ये ही वेंट टू United Kingdom and was involved with organizations such as India House and Free India Society. Okay, India House and Free India Society. So he was involved with those also. Okay, he was also involved in the Swadeshi movement and later joined Tilak Swaraj Party. तो ये चीज़ें आपको सावरकर के बारे में याद होनी चाहिए। विनायक सावरकर एंड गणेश सावरकर उनके भाई थे। ओके, इन्होंने मित्र मेला स्टार्ट किया था। ये एक रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी है नासिक में। तो मित्र मेला किससे एसोसिएटेड है? मित्र मेला इज एसोसिएटेड विद वीर सावरकर। इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसमें सावरकर ने बताया है कि 1857 वॉर में कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स यूज़ की गई थी उस वॉर को लड़ने के लिए। 1857 की सिपॉय म्यूटिनी है। इन्होंने एक और बुक लिखी है, उस बुक का नाम है हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, हु इज़ हिंदू। ये एक बुक भी इन्होंने लिखी है। ओके, 1909 में सावरकर वॉज अरेस्टेड, ओके, ऑन द चार्जेस ऑफ प्लॉटिंग एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ओके, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बोलते हैं। तो ही वॉज अरेस्टेड इन 1909 ऑन दीज चार्जेस। अरेस्टेड इन 1910 फॉर हिज कनेक्शन विथ रेवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस, जो मैंने आपको बताया इंडिया हाउस के बारे में पहले, उनके कनेक्शन के बारे में। ओके, और एक सावरकर के ऊपर चार्जेस लगता है वॉज द अबेटमेंट टू मर्डर ऑफ नासिक कलेक्टर। उस कलेक्टर का नाम था जैक्सन। ओके, एंड द सेकेंड वॉज वेजिंग अ कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट इंडियन पीनल कोड अगेंस्ट द किंग एम्परर। तो ये भी चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। इनके ऊपर 2 ट्रायल होता है। सावरकर कन्विक्ट हो जाते हैं एंड ही वाज सेंटेंस टू 50 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ऑल्सो नोन एज काला पानी, जो आपका अंडमान निकोबार में है। और 1911 में ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं सेलुलर जेल में इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल प्रिजनर। इनकी डेथ होती है 26 फरवरी 1966 को ड्यू टू फास्टिंग ऑन हिज ओन एज विश ऑफ डेथ। तो ये आपको जानना है सावरकर के बारे में। ओके, इंडिया हाउस के बारे में आपको, ही वॉज एसोसिएटेड विथ इंडिया हाउस। इंडिया हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन थी लंदन में जिसके फाउंडर थे, इंडिया हाउस के फाउंडर थे श्यामजी किशन वर्मा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस। तो सावरकर यहाँ से भी रिलेटेड है। और बोला जाता है कि एक वक्त में गांधी जी का उनके पूरे ज़िंदगी में सावरकर का गांधी जी से एक ही बार मुलाकात हुआ है। एक थियरी है कि वो जब मुलाकात हुआ था, जब सावरकर लंदन में थे, गांधी जी लंदन में थे, तो उनका जो मुलाकात वो इंडिया हाउस में हुआ था। ओके, तो इंडिया हाउस जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज ओपन टू प्रमोट नेशनलिस्ट व्यूज़ अमॉन्ग इंडियन सोसाइटीज़ इन लंदन। ठीक है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन जो आपको याद रखना है वो फ्री इंडिया सोसाइटी है, फ्री इंडिया सोसाइटी। और ये जो फ्री इंडिया सोसाइटी है, इनिशियली ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप था। ये एक रेवोल्यूशनरी आउटफिट बन गया अंडर इट्स फाउंडिंग लीडर मैडम भिकाजी कामा के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वीर सावरकर के बारे में। अब हम थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। वीर सावरकर फाउंडेड फ्री इंडिया सोसाइटी। Judge of a high court shall be appointed by governor with consultation with CJI and president. Only NGT and not civil courts is authorized to hear cases where the commission of the air quality management is involved. Core inflation आपका इन्वॉल्व करता है फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को। हिरोन ड्रॉन्स को हम यूएसए से लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं हम। क्या वीर सावरकर फाउंडेड फ्री इंडिया सोसाइटी? ट्रू। जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नर? नो, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एनजीटी केसेस हियर करेगी? करेक्ट। कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स वॉलेटाइल एंटिटीज लाइक फूड एंड
फ्यूल प्राइसेस, नो, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। और क्या हम हेरॉन ड्रोन को यूएसए से ले रहे हैं? नो, हम इसको कहाँ से ले रहे हैं? इसराइल से ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे।